देखिए, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही रोल प्ले करते हैं कि कोई भी एलिमेंट्स कैसा होगा। जैसे एलिमेंट्स आप समझते हैं ना, जैसे कॉपर, मैग्नीशियम, मरकरी, गोल्ड, प्लैटिनम, जो भी है सिंगल एलिमेंट है ना, उसका बिहेवियर सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिसाइड्स करता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मीन्स एटॉमिक नंबर। इसी को बहुत अच्छे तरीके से अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में अच्छा से समझने की कोशिश कीजिए। ये आखिर हम क्या कहने जा रहे हैं आज, बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है। देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि गोल्ड के न्यूक्लियस में 79 ये प्रोटॉन्स होते, अगर वो एक ज़्यादा हो जाए तो वो 80 मरकरी में कन्वर्ट हो जाएगा। और मरकरी भी मेटल है लेकिन वो लिक्विड फॉर्म हो जाएगा। अगर एक से कम हो, 79 से मतलब 78 हो, तो वो प्लैटिनम बन जाएगा। मीन्स टोटल प्रॉपर्टी डिपेंडेंट होता है न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स पर, या उसको ये मोसले साहब ने या आने वाले वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया था, एटॉमिक नंबर। देखिए, उस समय फिजिक्स डेवलप नहीं था 100 ईयर्स बैक, और उस समय मोसले साहब ने कैसे प्रयास किया, कैसा ट्रायम्फ किया, कैसा कोशिश किया, उसी को अभी हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, अभी हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि कैसे एटम नंबर रोल प्ले करता है एक्सरेज के थ्रू। तो देखिए, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, एकदम कोशिश कीजिए समझने का। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। एक डीप इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसको इनर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। एक बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर इलेक्ट्रॉन्स, है ना, या सेल का सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आप बोल सकते हैं। तो देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि कौन न्यूक्लियस के प्रॉपर्टी को मतलब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा। इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या एलिमेंट को शो करेगा कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, उस कॉपर को रिप्रेजेंट करेगा, गोल्ड को रिप्रेजेंट करेगा, मरकरी को रिप्रेजेंट करेगा, प्लैटिनम को रिप्रेजेंट करेगा। आखिर हम ये कहना चाह रहे हैं कि इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही क्यों उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और इसी को एक्सरेज इंसिडेंस के एक्सरे एक्सपेरिमेंट के थ्रू मोसले साहब ने एक बहुत ही अच्छा रूल बनाया, और वो रूल आपने पढ़ा होगा, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी के अल्फा इक्वल्स ए इंटू जेड। जेड मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और एटॉमिक नंबर माइनस बी मीन्स 1 फॉर के अल्फा, आपने पढ़ा होगा। और ए की वैल्यू क्या आपने पढ़ा था, स्मॉल ए, जो लीनियर, जो अंडर न्यू वर्सेस जो जेड का ग्राफ था वो स्ट्रेट लाइन आया था, तो उसका क्या ए की वैल्यू आई थी, ए कांस्टेंट होता है हर मटेरियल्स के लिए। तो ए साहब ने क्या निकाला था, मोसले साहब ने अंडर रूट 3CR/4, और आप आर रीडेबल कांस्टेंट है। इसको अगर आप डिटेल्स में जाएंगे तो ए की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 3 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू e⁴, e मीन्स चार्ज, डिवाइडेड बाई इन डिनोमिनेटर 32 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू h³ h मीन्स प्लैंक कांस्टेंट। तो इसका डिटेल्स वैल्यू है, जो कि ए कांस्टेंट होता है और ये एलिमेंट पर डिपेंडेंट नहीं है। तो एक फार्मूला उन्होंने डिड्यूस किया था थ्रू 38 एलिमेंट्स के थ्रू, मतलब 38 एलिमेंट्स के एक्सपेरिमेंट से उन्होंने एक फार्मूला बनाया। क्या फार्मूला बनाया, लीनियर फार्मूला, अंडर रूट न्यू मीन्स के अल्फा, ओके, इक्वल्स टू, अभी हम डिस्कस करते हैं, इक्वल्स टू ए अंडर रूट ए इंटू Z-1। तो ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, अंडर रूट न्यू को आप लिख दीजिए स्पीड ऑफ लाइट c डिवाइडेड बाई लैम्डा
wavelength associated when electron transit from number orbit number 2 to orbit number 1. ओके, तो देखिए इसके कॉन्सेप्ट्स को समझिए. तो अभी जैसा कि आप लोगों ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन का जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के बगल में होते हैं, वही एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट्स, एलिमेंट को रिप्रेजेंट्स नहीं करता. अच्छा, एक बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं कोई भी प्रिपरेशंस करके आपका ये क्लास नहीं ले रहा हूँ. मैं रैंडमली इस क्लास को ले रहा हूँ, जिससे कि क्लास में एक कॉन्सेप्ट बना रहे. ओके, मतलब मैं लंबे सालों से मोर देन 25 ईयर्स से मैं इस टीचिंग फील्ड में हूँ. तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं बहुत ही लूसिड वे में इस क्लास को रिप्रेजेंट्स करूँ, जो कि मतलब एक रोट लर्निंग को रिप्रेजेंट्स नहीं करेगा ये क्लास, है ना. ये मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये बताना चाह रहा हूँ इस बात को. ओके, चलते हैं. तो देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये रिजल्ट्स आया कहाँ से, है ना. एक बार फिर मैं बात बताना चाह रहा हूँ. और देखिए, एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि अंडर न्यू इक्वल्स टू a इंटू z-1 जो रिजल्ट्स आया, वो कैसे आया वो अभी हम डिराइव करेंगे. लेकिन आप ये समझिए कि जो न्यूक्लियस के आखिर, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि आखिर मोस्ले साहब ने ये रिजल्ट्स लाया कहाँ से और कैसे लाया, उसको थोड़ा सा आप समझिए बात को एक्सरे के थ्रू या कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज के थ्रू. ओके, तो देखिए जरा, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है. आप ये बताइए, न्यूक्लियस का प्रोटॉन ही रिप्रेजेंट करता है कि मैग्नीशियम हो वो एलिमेंट होगा, कि एल्युमिनियम होगा, कि यूरेनियम होगा. मतलब न्यूक्लियस के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर ही सब कुछ रिप्रेजेंट करते हैं. और इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब जो 1 एनर्जी स्टेट के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑर्बिट नंबर 1 पे उसको K बोलते हैं, ऑर्बिट नंबर 2 के L, ऑर्बिट नंबर 3 के M. अब आप ये बताइए, उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था कि कोई भी एलिमेंट लिया था. एक्चुअली में उन्होंने 38 एलिमेंट्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे. तो कोई भी एलिमेंट पर उन्होंने फास्ट इलेक्ट्रॉन को अटैक किया था, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को अटैक किया था. ओके, उस टारगेट मटेरियल पर. तो जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन एटम को, एलिमेंट को अटैक करता, तो होता क्या है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को उन्होंने किसी मटेरियल पर अटैक किया, तो उससे क्या हुआ आप समझिए. तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज, और न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर जाएगा तो न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर लेगा. ओके, न्यूक्लियस में मूवमेंट कम होगा, वो भी अट्रैक्ट होगा, लेकिन एक्सेलरेशन कम होगा क्योंकि न्यूक्लियस हेवी होता है. तो स्टैटिक होगा. तो जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या होगा, इस न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्शन के कारण जो, आप ये बताइए, जो फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं, K सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो फास्टली रन करते हैं, रिवॉल्विंग फास्ट होता है और स्पीड भी फास्ट होता है. सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन स्लो रोटेट करते और उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग भी क्या होगा, स्लो, कम. क्यों? क्योंकि बड़े ऑर्बिट में क्या होंगे, बड़े ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स दूर पर होंगे और एक स्पीड स्लो है. तो जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है उसका मोस्ट चांस किससे होगा टकराने का, K सेल इलेक्ट्रॉन का. और यही चीज मोस्ले साहब ने यूज कर दिया एक बहुत ही टॉप क्लास क्रिएशंस को, जिसको बोलते हैं एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे. ओके, तो देखिए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को अटैक किया, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को, किसी भी एलिमेंट पर. अब हुआ क्या कि जो K सेल के इलेक्ट्रॉन है वो नॉकआउट हो गए. क्या चांस है K सेल का नॉकआउट हो रहा, K सेल का ही नॉकआउट होने के चांसेस होंगे. L सेल बड़ा होता है उसका और स्पीड स्लो होता है, तो उसके टकराने की प्रोबेबिलिटी, संभावना या चांसेस कम होंगे. तो K सेल के इलेक्ट्रॉन फास्ट रोटेट करते हैं और ऑर्बिट छोटा होता, न्यूक्लियस के करीब होता, तो उसको नॉकआउट, उसको निकालने के चांसेस, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कोलाइड करके उस इलेक्ट्रॉन को निकाल देने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा. अब देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, यानी आप उसको एक्सरे कूलिंग ट्यूब से भी आप समझ सकते हैं. कैसे? देखिए, इंटेंसिटी, एनर्जी इंटेंसिटी जो होता है वो बाई एक्सिस वर्सेस एक्स एक्सिस पर क्या डालते थे, एक्स एक्सिस पर वेवलेंथ. आप देखिएगा तो उसका ग्राफ कैसा आया था, आपने पढ़ा होगा कट ऑफ वेवलेंथ और ये सब.
कंटिन्यूअस ब्रेनस्टॉर्म हंग एक्सरेज के बारे में पढ़ा होगा, है ना। ऐसा एक ग्राफ ऐसा हुआ होगा, फिर ये छोटा सा पिक, फिर ये बड़ा सा पिक आया होगा। और बड़ा सा पिक मतलब बड़ा सा पिक का मतलब क्या है, वो बड़ा सा क्लिफ आया होगा। एक बार फिर देखिए, वाई एक्सिस पर उन्होंने एनर्जी क्वांटिटी लिखा था, इंटेंसिटी, और एक्स एक्सिस पर लैम्डा लिखा था उन्होंने। लैम्डा मीन्स एक्स रेज, है ना। वो देख लीजिएगा 0.1 एंगस्ट्रम के आसपास के रेज को, जो अल्ट्रावायलेट से हार्ड फ्रीक्वेंसी होते हैं, उसको एक्स रेज बोला जाता है। तो इसको वाई एक्सिस वर्सेस एक्स एक्सिस का ग्राफ उन्होंने ऐसा किया था। तो ये बहुत हाई क्वांटिटी एनर्जी कलेक्ट हुए थे, है ना। के अल्फा, के बीटा का क्या मतलब है, देखिए के बीटा का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन जब ड्रॉप करे, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ने टकरा के उसको निकाल दिया। अब फर्स्ट सेकंड वाले जंप करेंगे फर्स्ट उसके गैप को भरने के लिए, तो उससे जो रेडिएशन निकलेगा उसको क्या नाम देंगे, के अल्फा। फिर ये फर्स्ट सेकंड ऑर्बिट, फिर थर्ड ऑर्बिट भी जंप कर सकते हैं फर्स्ट पर, उसको क्या नाम दिया गया, के बीटा। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि के अल्फा जो होगा वो ज्यादा मात्रा में निकलेगा। आप उसका ग्राफ देख लीजिएगा, ऐसा छोटा पिक होगा, फिर बड़ा सा पिक होगा, है ना। तो के अल्फा का ऐसा देखिए, ऐसा ये के अल्फा होगा और ये के बीटा होगा, छोटा सा। तो मतलब के अल्फा के चांसेस क्यों ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो न्यूक्लियस के बगल में है और बहुत तेजी से घूमते हैं, तो उसका नॉकआउट के चांसेस क्या होंगे, मैसिव, एनॉर्मस। ओके, तो ये तो रही बात प्रोडक्शन का। तो अभी आप समझे कि आखिर न्यूक्लियस के बगल वाले इलेक्ट्रॉन क्यों एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते। न्यूक्लियस के दूर वाले इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होते, प्रोटॉन से, न्यूक्लियस प्रोटॉन से दूर होते, तो वो प्रॉपर्टी वो कॉपर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो गोल्ड को नहीं कर सकते, वो प्लैटिनम, वो मर्क्यूरी, वो कोई भी एलिमेंट को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। तो इनर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन ही प्रॉपर्टी, एलिमेंटल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते। आखिर ऐसा क्यों, तो थोड़ा सा समझिए। आप ये बताइए, देखिएगा, थोड़ा सा दम लगाइए, हिम्मत लगाइए, कॉन्सेप्चुअल है। देखिए, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। तो आप देखेंगे फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट के बीच में गैप ज्यादा होगा, एनर्जी गैप, और सेकंड से थर्ड के बीच में कम, और थर्ड से फोर्थ के बीच में बहुत नैरोवर होता जाएगा। ओके, तो फर्स्ट से सेकंड एनर्जी गैप भी बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस होते हैं, है ना। तो देखिए होता क्या है, अभी हम इसी को कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, अभी जैसे मैंने बोला, अभी न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर जेड, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं, उसके बगल वाले इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटिंग करते हैं, वही कॉपर को रिप्रेजेंट कर सकता, वही किसी भी एलिमेंट के प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर सकता। आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, आप गॉस लॉ भी लगाइएगा, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ये नियर बाई इलेक्ट्रॉन से भी प्रभावित हो जाएंगे, अफेक्टेड हो जाएंगे। तो जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या जस्ट के सेल अब जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, गॉस लॉ लगाइए, यूनिफॉर्म सेल के अंदर, यूनिफॉर्म चार्ज स्पेल अंदर में फोर्स नहीं लगाती, तो जो के सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे, वो बाहर के जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो के सेल पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ेंगे। तो सिर्फ न्यूक्लियस अपना प्रभाव छोड़ेगा, सिर्फ न्यूक्लियस अपना इफेक्ट छोड़ेगा। इसी कारण के सेल ही वाइटल माने गए, और के सेल की एनर्जी बहुत ज्यादा अमाउंट में निकले थ्रू एक्सरे कूलिंग ट्यूब से। ओके, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं डियर स्टूडेंट्स कि ये इसी का अनकॉन्सेप्चुअल हो गया। ओके, तो देखिए वो फार्मूला कैसे आया, उस पर भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, एक बात मैं बताना चाहूँगा, मेंडलीफ साहब ने ये पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक वेट के आधार पर सजाया। एटॉमिक वेट के आधार पर उन्होंने डेकोरेट किया पीरियोडिक टेबल को। एटॉमिक वेट मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। और लेकिन जैसे जैसे वो बहुत सारे एलिमेंट आना शुरू हो गए, उस समय फिजिक्स भी पूरा डेवलप नहीं था। मोसले साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त ये एक्सपेरिमेंट से ये वैलिडेट कर दिया, ठीक है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि उसमें फिजिक्स भी डेवलप नहीं था। मेंडली साहब का ये वर्क बहुत ही अच्छा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। लेकिन जब मोसले साहब आए, है ना, तो मोसले साहब ने क्या देखा कि एक्सरेज जो होते हैं वो एक किसी भी एलिमेंट का
रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी एलिमेंट को कौन रिप्रेजेंट करता? एक्स रेज। विजिबल रे भी नहीं, विजिबल रे भी नॉन लीनियर होते हैं। सिर्फ एक्स रेज अंडर न्यू इक्वल्स टू ए इंटू जेड माइनस 1, सिर्फ ये फ्रीक्वेंसी एक्स रेज का लीनियर पाया गया अंडर न्यू। आप देखें ना, जेड पावर 1 है, यानी स्ट्रेट लाइन आया था ग्राफ अंडर न्यू वर्सेस जेड का। ओके, तो देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। ओके, तो अभी मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ सिंपल फार्मूला को, है ना। देखिए ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्सरेज एक्सपेरिमेंट्स ने किसी भी एलिमेंट के जेड के सिग्निफिकेंस को बता दिया, कि इंपॉर्टेंस को बताया कि हाँ भाई जेड ही सब कुछ होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही किसी भी मटेरियल, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ भाई ये कॉपर होगा, ये गोल्ड होगा, ये मर्क्यूरी होगा, ये प्लैटिनम होगा। ओके, तो अंडर न्यू इक्वल्स टू ए इंटू जेड माइनस 1 को जरा प्रूफ करते हैं। बहुत सिंपल है, गॉस थ्योरम से लगा के भी आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें बोर्स साहब का मॉडल भी, बोर्स मॉडल भी नहीं आया था 1914-15 के आसपास, वर्ल्ड वार के फर्स्ट के आसपास, है ना। तो उसमें कोई डेवलपमेंट फिजिक्स का नहीं था, और उस समय मोस्टली साहब ने एक्स एक्सिस को अननोन नाम रखा था, अब नाम दे दिया था, उनको खुद आइडिया नहीं था। लेकिन लेटर ऑन मोस्टली साहब ने, मोस्टली साहब का ये किनका, बोर्ड साहब का, नील बोर्ड साहब ने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिजल्ट दिया, उससे ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स हो गया, है ना, ट्रायंगलिंग फैक्टर हो गया। तो 38 एलिमेंट्स का उन्होंने डिराइव किया था। तो देखिए उसको एक थोड़ा सा प्रूफ करते हैं। आप ये बताइए, फर्स्ट एनर्जी से सेकेंड एनर्जी के बीच में गैप ज़्यादा होती है, एनर्जी गैप, ओके। और सेकेंड से फर्स्ट जब जंप करेगा उसको के अल्फा एक्सरे नाम देंगे। बड़ी बड़ी एलिमेंट्स में जो रेडिएशन निकलते हैं जंप के दौरान उसको बोलते हैं एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। आप हाइड्रोजन में नहीं, हाइड्रोजन में क्या होता है, लेमन। सेकंड से फर्स्ट को क्या बोलते हैं, लेमन, लेमन सीरीज। वो अल्ट्रावायलेट होते हैं, एक्सरेज अल्ट्रावायलेट से भी हार्ड होता। ओके, तो बड़े बड़े एलिमेंट्स में ये या मोर देन 10 जेड एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स में ये एक्सरे आपको प्रोडक्शन में आ सकता है, एक्सरे निकलता है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। ओके, तो देखिए अभी हम उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। और जब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे एनर्जी का, E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू, तो न्यू इक्वल टू कुछ भी आए वो सारे कॉन्स्टेंट्स को एक साथ ला देगा। तो अंडर रूट न्यू के अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट 3 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 32 एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू एच क्यूब इंटू जेड माइनस बी, और बी 1 रख लीजिए अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, है ना। तो आप ये सब सॉल्व करके ये फार्मूला डिराइव कर लीजिएगा, और इस पर IIT JEE एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं, है ना। और मैं क्या कहूँ, बस ये सारी बातों को समझिएगा।